हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आई होप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। और यूट्यूब पर किन्हीं कारणों से कुछ दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से हम लोगों का क्लास 2 से 3 दिन कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट फ्रेंड्स, उम्मीद रखते हैं अब सब ठीक रहेगा और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो ही नहीं अपलोड हो रहा था, बट अब सब कुछ प्रॉपर हो गया है। तो चलिएगा, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। और मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ताकि आपका बहुत बढ़िया से रिवीजन हो सके। और हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस का आज रिवीजन करेंगे और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, ताकि नया सीखने के साथ साथ पुराना भी रिवीजन करना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि नया सीखना। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वन फेल सूप। बताइएगा यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, बताएं। ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वन फेल स्लूप। बताइएगा यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। एनाफोरा, सर्कमलोक्यूशन, बैथॉज या मेटोनमी। बताएंगे कौन सा कंफर्म करें। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एंटी क्लाइमेक्स हो रहा है ना, यानी कि पहले सबसे बड़ी चीज़ वाइफ, उसके बाद डॉटर, उसके बाद उसके बच्चे, उसके बाद उसका सब कुछ। आप देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर बैथॉस फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हम लोग एंटी क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। एनाफोरा मीन्स क्या होता है, तो एनाफोरा आप जानते हैं कि एनाफोरा में जो स्टार्टिंग के वर्ड या फ्रेज होते हैं वही रिपीट होते हैं। सर्कमलोकेशन मतलब होता है पेरीफ्रेजिस, इसका दूसरा नाम है। टॉक टू, राउंड अबाउट यानी घुमा फिरा कर बातें करना। मेटोनमी, नेम चेंज होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। शैलीज द डिफेंस ऑफ पोएट्री वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू। बताइएगा ये शैली का जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है, डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था। ऑप्शंस देख लें। एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री ऑफ सिडने, यहाँ पर फिलिप सिडने मतलब है। द फोर एजेस ऑफ पोएट्री ऑफ पिकॉक मतलब थॉमस लव पिकॉक। और एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ड्राइडन, आप जान रहे हैं जॉन ड्राइडन। या द राइम ऑफ विंसेंट मार्नर ऑफ एस.टी. कॉलरिज। बताएंगे किसके रिस्पॉन्स में शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन चारों ऑप्शंस आपको डिटेल में अध्ययन करना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में जब आप 4 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है किसी भी टॉपिक को तैयार करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। आई होप आप सहमत होंगे मेरे साथ, क्योंकि एक क्वेश्चन में जब 4 क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा। तो बताइएगा डिफेंस ऑफ पोएट्री आप देख पा रहे हैं। डिफेंस ऑफ पोएट्री किसका है, पीबी शैली का। तो ये इन्हीं के कंटेम्पोरेरी थे। कौन थे, थॉमस लव पिकॉक। इन्होंने फोर एजेस ऑफ पोएट्री लिखा था, जिसके रिस्पॉन्स में जिसमें इन्होंने थॉमस लव पिकॉक ने पोएट्स को जो है थोड़ा सा सटायर स्टाइल किया था, यानी हंसी किया था। उनको जो है अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था, तो उसके रिस्पांस में डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखे थे पीबी शैली, और जिसमें इन्होंने पोएट्स की का फेवर लिया है। और कोई भी पोएट्री से रिलेटेड परिभाषा शैली ने इसी में लिया है। एक क्वेश्चन जो है आप देखिए, एनवीएस पीजीटी में बच्चों ने मुझे बताया आया था, ये पोएट्स और अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ इंग्लिश, इस तरीके से जो परिभाषा दी है पीबी शैली ने, ये क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी में पूछा गया था। ओके, तो ये परिभाषा कहाँ पर, तो शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री में दी है। तो आंसर आपने मिल गया। अब देखिए, इट इज़ एन एस्से, आप याद रखिएगा द फोर एजेस ऑफ पोएट्री एस्से है। 1820 में यानी 1820 में थॉमस लव पिकॉक ने लिखा था, और ये क्लोज फ्रेंड थे पीबी शैली के। और ये 4 एज कौन कौन है, तो इसको आप नोट कर लें। सीक्वेंस में देखिएगा, द एज ऑफ आयरन पहला आपका हो जाएगा
लौह युग, दूसरा द एज ऑफ गोल्ड, दूसरे को उन्होंने गोल्ड कहा है, और तीसरे को द एज ऑफ सिल्वर कहा है, और चौथे एज को उन्होंने द एज ऑफ ब्रास कहा है। याद रखिएगा। तो ये 4 एजेस यही हैं। पहला आयरन है, दूसरा गोल्ड है, तीसरा सिल्वर है और चौथा ब्रास है। ओके। उसके बाद 1820 में जब इन्होंने 4 एजेस ऑफ पोएट्री लिखा, तो इसके रिस्पॉन्स में द डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा पीबी शैली ने 1821 में। याद रखिएगा 1821 में, बट ये पब्लिश हुआ था उनके मृत्यु के बहुत दिनों बाद। इट मीन्स आप देखते हैं पीबी शैली की मृत्यु होती है 1822 में, बट ये पब्लिश हुआ था पोस्टथ्यूमसली 1840 में, 1840 में। ओके। और अगला देख लीजिएगा, एन अपोलॉजी ऑफ पोएट्री जो है ये किसका है? ये थॉमस लव पिकॉक का नहीं है, ये फिलिप सिडने का है। और फिलिप सिडने के बारे में आप जानते हैं एडमंड स्पेंसर के समकालीन थे। और इसका जो है सब टाइटिल, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री का सब टाइटिल द डिफेंस ऑफ पोएजी है। ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर पोएट्री और पोएजी में अंतर समझिएगा। ये दो जो पोएट्री है वो शैली का है, लेकिन एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री का सब टाइटिल द डिफेंस ऑफ पोएजी है। ओके, डिफेंस ऑफ पोएजी। जैसे ऐसे आप ड्रामेटिक पोएजी जॉन ड्राइडन का है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये कब लिखा गया था? तो फिलिप सिडने ने कब लिखा था? ध्यान रखिएगा 1580 में लिखा था, और पब्लिश हुआ था फिलिप सिडने की मृत्यु के बाद 1595 में। ओके, तो मुझे लगता है ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और राइम ऑफ एंसेंट माइनर एस टी कॉलरिज का है, ये आप जानते हैं, ये बैलेड है और लिरिकल बैलेड का पहला पोयम भी है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, बताएंगे वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, किस कॉन्सेप्ट में विश्वास करते थे? हेलेनिज्म में, पैंथेइज्म में, निगेटिव कैपेबिलिटी में, या विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव में? बताइएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन सा ही है, बट अगर आपको आ रहा है तो आसान है, अदरवाइज आप कहेंगे कि टफ है। नहीं आ रहा है तो सीखिए, और आ रहा है तो आंसर करिए। बताइएगा। पैंथेइज्म बिल्कुल सही, बी वाले विद्यार्थी एकदम करेक्ट हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं पैंथेइज्म क्या होता है। कण कण में भगवान बराबर पैंथेइज्म, यानी कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। ओके, दैट इज कॉल्ड पैंथेइज्म, यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और नेचर में विद्यमान है। दैट इज कॉल्ड पैंथेइज्म। ओके, अब देखिएगा हेलेनिज्म। आप देखते हैं कि ये जो है ग्रीक को समर्थन करता है, और हेलेनिस्टिक पोएट आपको पता है कि कीट्स को माना जाता है। निगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स का है, जो शेक्सपियर के संबंध में यूज़ किए थे। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव एस टी कॉलरिज ने यूज़ किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हेन वॉज अंडर द ग्रीनवुड ट्री रिटेन, कब लिखा गया था और किसका है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन वॉज अंडर द ग्रीनवुड ट्री रिटेन, 1870, 1872, 1878 या 1890? बताइए। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, आप देखते हैं ना, एज यू लाइक इट से लिया गया है विलियम शेक्सपियर से। किसके द्वारा लिखा गया था? थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया ये नावल है। बिल्कुल बी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं, 1872 में। ओके, और ध्यान रखिएगा इसका पूरा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। ओके, इतना पूरा इसका है। तो ये एज यू लाइक इट से लिया गया सब टाइटिल है। ओके, तो 1872 ध्यान रखिएगा। इट वॉज रिटन बाय थॉमस हार्डी, इट वॉज अ नॉवेल। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवेल विदाउट हीरो? बताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा है? आपको ऑप्शन मिल रहा है, मिडिल मार्च, या द मील ऑफ ऑन द फ्लॉस, या वैनिटी फेयर, या क्रिसमस कैरोल? बताएंगे आप कौन सा एक ऐसा रचना है जिसका सब टाइटिल है नॉवेल विदाउट हीरो? बताएं। ये आपका क्या है? वैनिटी फेयर। बिल्कुल सी वाले विद्यार्थी, यू ऑल आर करेक्ट।
अ नॉवेल विदाउट हीरो वैनिटी फेयर का ही दूसरा नाम है। अब ये लिखा किसके द्वारा गया था, आप इसको बताएं कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं डेट बता दूं। 1848 में इसको क्या किया गया था, जो है इसको लिखा गया था। बट याद रखना होगा आपको कि ये क्या किया गया था, हाँ बिल्कुल 1848 में लिखा गया था। विलियम मेक पीस थैकरी, WM थैकरी, ओके, ये बहुत बढ़िया, WM थैकरी ये लिखे थे, ओके, इसको लिखे थे। और WM थैकरी का पूरा नाम है विलियम मेकपीस थैकरी, ओके। तो आप आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। अब दूसरे ऑप्शन को भी देख लें, मिडिल मार्च किसका है, तो याद रखिएगा मिडिल मार्च जो है ये हम सभी को मिल जाएगा, ये 1871 में लिखा गया था। 1871 में मिडिल मार्च, जॉर्ज इलियट, ओके, जॉर्ज इलियट को आप जानते हैं कि जॉर्ज इलियट ये पेन नेम मैरी एन इवेंस, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जॉर्ज इलियट और मैरी एन एस इवेंस, और जिसमें से आपको मिल जाएगा पेन नेम जॉर्ज इलियट है, ओके। आगे बढ़ जाएंगे और इसका सब टाइटल है आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, किसका, मिडिल मार्च का, आपको मिल गया आंसर। और द मिल ऑन द फ्लॉस ये किसका है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये आपको विलियम ब्लैकवुड, ओके, ने इसको पब्लिश करवाया था। बट ये भी जॉर्ज इलियट ने लिखा था, कब लिखा था, 1860 में, ओके। तो याद रखना पड़ेगा आपको, और ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था 1860 में, ओके। तो आपको याद हो जाएगा ये सारा फैक्ट। क्रिसमस कैरोल आप जानते हैं कि चार्ल्स डिकेंस का है, 1843 में इसको चार्ल्स डिकेंस ने क्या किया था, पब्लिश करवाया था, ओके, क्रिसमस कैरोल। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा टाइम भले लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन चारों ऑप्शंस आपके कंफर्म हो जा रहे हैं। और जो है मुझे लगता है कि एक बार ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बस रिवीजन ही रिवीजन करना है। थोड़ा सा धैर्य से सुन लेंगे, बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस वॉज, बताएंगे चार्ल्स डिकेंस का अनफिनिश्ड नॉवेल क्या है। हार्ड टाइम्स है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड है, आवर म्यूचुअल फ्रेंड है, या रॉबी बेन इजरा है, बताएं। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आप कर लें वही आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साबित होगा। इसका देख लें, यही आंसर है, बिल्कुल बी वाले विद्यार्थी करेक्ट जा रहे हैं। मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड ये 1870 में, यानी कि जब इनकी मृत्यु होती है, आप देखते हैं 1812 में इनका जन्म होता है और 1870 में इनकी मृत्यु होती है, तो यही अनफिनिश्ड था, ओके। हार्ड टाइम्स की बात कर लें तो 1854 में इसका टाइम है, और आवर म्यूचुअल फ्रेंड की बात करें तो 1865 है, और रॉबी बेन इजरा इनके द्वारा लिखा ही नहीं गया था, ये किसका था, ये पोयम है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया था 1864 में, ओके। तो यहाँ पर आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग का, रॉबी बेन इजरा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का पूरा देखें तो इन्हीं के समकालीन थे, ओके, विक्टोरियन ये भी थे। 1812 में इनका जन्म होता है और 1889 में इनकी मृत्यु होती है, ओके। 89 में मृत्यु होती है, यानी कि इनकी मृत्यु 70 में होती है और इनकी 89 में, याद रखिएगा, और दोनों का जन्म जो है ईयर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द प्लान ऑफ आर्थरियन स्टोरीज हैज इन्फ्लुएंस्ड द कंपोजिशन ऑफ टेनिसंस, बताइएगा। किंग आर्थर पर बेस्ड स्टोरी बहुत सारी इन्होंने लिखी है। इडिल ऑफ द किंग, ओके, मैंने आपको बता भी दिया हालांकि, बट आप इसको देखें ऑप्शन में आपको क्या क्या मिल सकता है, इन मेमोरियम, इडिल्स और मॉड और टिथोनस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बी वाले फ्रेंड्स आंसर करेक्ट कर रहे हैं, बी वाले विद्यार्थी, है ना। देखिए आपको यहाँ पर अनुशासित होकर के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम सब छोटे नहीं रहे कि हमें बार बार कहना पड़े पढ़ना है, क्योंकि खुद से उत्साहित रहने से ही सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए धैर्य से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये टोटल अगर बात करें तो आपको पता है कि टोटल इसमें 12 पोएम्स हैं, ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। 12 पोएम्स हैं, और ये आपको 1842 से लेके 1888 के बीच में,
ओके, 42 से लेकर के 1888 के बीच में लिखे गए, बट जो है इसका जो कलेक्शन आता है आप देखते हैं 1859 में। ओके, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको जो मॉड मिल रहा है इसमें किंग ऑथर की पूरी स्टोरी है, ऑथर पर बेस्ड ही। और आप देखें इन मेमोरियम तो आपको पता है 17 साल लग गया था, 1850 में पब्लिश हुआ था। और टिथोनस, टिथोनस की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इनका दो महत्वपूर्ण माना जाता है, यूलिसीज और टिथोनस। ओके, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग टेनीसन का है, 1860 में आया था टिथोनस। और आप देखें मॉड की बात करें तो मोनोड्रामा इसको कहा है इन्होंने 1855 में, है ना। कुल मिला जुला करके ओवरऑल आपको लर्न करना ही पड़ेगा, किसी प्रकार से रिवीजन करके, बार बार पढ़ के, नोट डाउन करके। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू विल डू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द क्राइटेरियन इज अ पीरियाडिकल बाई। क्राइटेरियन किसका पीरियाडिकल था? रिचर्ड स्टील का, या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, या टी.एस. इलियट का, कि कीट्स का? बताइएगा किसका होगा। क्राइटेरियन की बात कर रहे हैं अगर आप, तो आप याद रखें वेस्टलैंड को। क्राइटेरियन में पहली बार पब्लिश हुआ था ना अक्टूबर में 1922 में। तो बिल्कुल सही, सी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। क्राइटेरियन टी.एस. इलियट का है। और रिचर्ड स्टील का टैटलर था। ओके, टैटलर। और अब देखते हैं स्पेक्टेटर, ये रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन दोनों मिल के काम करते थे इसमें। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का रेनबो था, रैम्बलर था। और कीट्स का आप जानते हैं कि कीट्स का इनका पर्सनल तो कुछ नहीं था, लेकिन इनका नाम क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन से जुड़ा हुआ था। तो आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज ऑनर्ड बाई ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948? बताएंगे ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि 1948 में किसको मिली थी? जॉन गाल्सवर्दी को, W.B. ईट्स को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, या टी.एस. इलियट को? ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत कॉमन सा है, बट यदि आपको आ रहा है तो फिर से मेरा वही स्टेटमेंट है, तो आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए या नहीं रिवीजन किए तो आप कठिन हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1948 में टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था और ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था। जॉन गाल्सवर्दी को आप देखते हैं नाइटहुड की उपाधि, ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि, और 1932 में आपको इनको मिली थी नोबेल प्राइज़, और बाकी तो अलग अलग ईयर में मिला था। W.B. ईट्स को भी नोबेल प्राइज़ मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, टी.एस. इलियट को भी मिला था। ओके, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? तो यहाँ पर 48 में टी.एस. इलियट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच फॉर्म ऑफ नावल इज़ नोन एज नावल ऑफ रीड? बताइएगा। यहाँ पर नावल के कई प्रकार होते हैं, आपको पता है। रियलिस्टिक नावल, हिस्टोरिकल नावल, साइकोलॉजिकल नावल, पिकारेस्क्यू नावल, रोमांटिक नावल, गोथिक नावल। नावल के बहुत सारे प्रकार हैं ना, इपिस्टुलरी नावल। बट यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कौन सा एक ऐसा नावल का प्रकार है जिसको हम सभी क्या कहते हैं? अ नावल ऑफ रीड, जिसको सिर्फ कहते हैं पढ़ने के लिए। तो रियलिस्टिक नावल, या क्या करेंगे आप आंसर? कौन सा करेंगे करेक्ट? पिकारेस्क्यू नावल, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, सी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। पिकारेस्क्यू नावल इसका करेक्ट आंसर है। जोसेफ एडिसन जो है, आपने देखा है ना कि जोसेफ एडिसन, देखिए मेरे से गड़बड़ हो गई, ये कौन सा था? वेट फॉर सम टाइम, आई एम टेलिंग यू। जोसेफ एंड्रयू हेनरी फील्डिंग का, याद होगा आप सभी को। इसको जो है ये पिकारेस्क्यू नावल है। इसका मतलब ये जो पिकारस वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से बना है, और इसका मतलब रोगी होता है। मतलब इसका जो हीरो रहेगा वो मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे वर्किंग क्लास का रहेगा, और आप कह सकते हैं कि वो बहुत मतलब बेढंगा बेकार सा रहेगा और पूरे टाइम संघर्ष करता रहेगा। यहाँ पर पिकारेस्क्यू नावल की विशेषता होती है। रियलिस्टिक नावल और रोमांटिक नावल, साइकोलॉजिकल नावल नहीं होगा आंसर। स्पेनिश वर्ड पिकारो से बना है। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ रॉबर्ट फ्रस्ट? बताएं, रॉबर्ट फ्रस्ट का कौन सा क्रिएशन नहीं है? स्टीपल बश नहीं है,
या बुश आप पढ़ लें, या फिर माउंटेन इंटरवल नहीं है, विटनेस ट्री नहीं है, या डेथ ऑफ अ सोल्जर नहीं है। कौन सा नहीं है बताइएगा। रॉबर्ट फ्रस्ट को तो बहुत बढ़िया से आपने पढ़ा होगा, पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड राइटर हैं, और ये अपने पोयम के लिए, और आप देखते हैं कि इनका जो कलेक्शन है विटनेस ट्री, न्यू हैम्पशायर, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताइएगा। इनका तो वही है ना, इंटरमीडिएट में बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, सभी लोग जानते हैं ना पंडित नेहरू की लाइनें। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही, मैंने सारी बातें तब तक की, आपको मिल गया आंसर। देखिएगा इसका आंसर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 तो डी बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। द डेथ ऑफ अ सोल्जर किसका है, 1986 में ये आया था। किसके द्वारा याद रख लेंगे, वॉलेस स्टीवेंस के द्वारा आया था। ओके, वेलेस स्टीवेंस के द्वारा, यही रॉबर्ट फ्रस्ट का नहीं है। और बाकी रॉबर्ट फ्रस्ट का देखिए, स्टेपल बुश भी है, ये आपको 1947 में मिल जाएगा। माउंटेन इंटरवल तो सभी परिचित हैं, 1916 में आ जाएगा। और आपको मिल जाएगा विटनेस ट्री की बात करें तो ये 1942 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स इज नॉट रिटन बाय निजी मिजिकिल, कौन सा पोयम का कलेक्शन है जो निजी मिजिकिल ने नहीं दिया है। टाइम टू चेंज, या द अनफिनिश्ड मैन, या एग्जैक्ट नेम, या डार्क रूम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए डार्क रूम बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। डार्क रूम ये किसका है, ये आपको मिल जाएगा कि द डार्क रूम 1938 में आर के नारायण के द्वारा ओके लिखा गया ये रचना है, आर के नारायण। याद रखेंगे, इनका पूरा देखें 1906 से लेकर के 2001 तक इनका पूरा जीवन काल है, और ये डार्क रूम इन्हीं का है। और बाकी टाइम टू चेंज, अनफिनिश्ड मैन, एग्जैक्ट नेम इन्हीं का है। 1952 में टाइम टू चेंज आया था, और 1960 में आया था अनफिनिश्ड मैन, और 1965 में एग्जैक्ट नेम। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ कमला दास, बताएंगे। समर इन कलकत्ता किया जाए, या एन इंट्रोडक्शन, या द लोटस, बताइएगा, या पलायन। देखिएगा सबसे पहले तो पलायन देख लें आप, ये एक नावल है जो 1990 ईस्वी में ओके कमला दास ने लिखा था, पलायन। और इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है 1965 में ओके समर इन कलकत्ता में आया था, और समर इन कलकत्ता 1965 में तो ये आया ही था कलेक्शन। यानी कि आपको आंसर मिल गया, द लोटस इनका नहीं है। तो द लोटस किसका है, तोरू दत्त का है। ये भी एक जो है इंडियन पोएटेस हैं, तोरू दत्त, ये आपको मिल जाएंगी तोरू दत्त। ये आपको जो है लोटस ईटर की इन्हीं का है। और ये लोटस ईटर लोटस ईटर देखिए भूल गए हम, लोटस ईटर गलती से मुंह से निकल गया, ये टेनिसन का है लोटस ईटर। ये खाली द लोटस याद रखिएगा, द लोटस ईटर, द लोटस तोरू दत्त का है। और ये सोनेट है, वो भी किसका, पेट्रार्कन सोनेट है, द लोटस। ओके, द लोटस ईटर तो टेनिसन का है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14, मार्ग आर्ट मैगजीन किसका है। ऑप्शन ले ले, भवानी भट्टाचार्य, कमला मार्कंडिया, आर के नारायण, या मुल्क राज आनंद। मार्ग किसका है, सभी लोग को याद होगा ना, मार्ग 1946 में मुल्कराज आनंद का ये क्वार्टरली इंडियन आर्ट मैगजीन था। सभी लोग करेक्ट हैं, मार्ग 1946 में मुल्कराज आनंद का है मैगजीन, जिसको इन्होंने एडिट किया था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज इलियट्स ओपिनियन अबाउट अरिस्टोटल, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जाने माने जाते हैं ना अरिस्टोटल। तो इलियट ने, वी आर टॉकिंग अबाउट टी.एस. इलियट ने क्या कहा है अरिस्टोटल को, आर्टिफिशियल आइडियाज कहा है, या परफेक्ट क्रिटिक्स कहा है, कि थियोरिस्ट कहा है, या प्योर क्लासिस्ट कहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें परफेक्ट क्रिटिक्स कहा गया है। ओके, अरिस्टोटल को टी.एस. इलियट के द्वारा। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, इन विच एसे ऑफ टी.एस. इलियट द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आकर, बताइए
किसमें टी.एस. इलियट ने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यूज़ किया है? हेमलेट एंड इन इस प्रॉब्लम में, मेटाफिजिकल पोएट्स में, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, या स्टडी ऑफ पोएट्री में? तो पहले तो आप याद रखें, स्टडी ऑफ पोएट्री इनका है ही नहीं है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड का है। और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट भी नहीं होगा, मेटाफिजिकल पोएट। बिल्कुल बी वाले फ्रेंड्स आंसर 1 नंबर कर लें, बी वाले बच्चे करेक्ट जा रहे हैं। हेमलेट एंड इन हिज प्रॉब्लम में तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज़ किया है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक वॉज गिवन बाई, कला को कला के लिए छोड़ दिया जाए, ये किसका कॉन्सेप्ट है बताएंगे? मतलब कला को कला ही रहने दिया जाए, उसको रियलिस्टिक ना किया जाए। एक्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, जब विक्टोरियन सोसाइटी में रियलिस्टिक नावल का जो पैटर्न डेवलप हुआ, तो वहाँ पे आपके ज़िंदगी में भी तनाव है, और जो है वही तनाव आपको स्टेज पे भी दिखाई दे रहा है। तो आप देख पाते हैं कि वो चार्मिंग नहीं रह जाता है। स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है, लेकिन बाद में एक समय आया जब लोगों को लगने लगा कि नहीं, कला को कला ही रहने दिया जाए, उसको वास्तविकता से दूर रखा जाए, वो मनोरंजन के लिए है, दिमागी थकान दूर करने के लिए है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। वाटर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, वाटर पेटर हो जाएंगे, ऑस्कर वाइल्ड हो जाएंगे, ये सब लोग, ये जो है एस्थेटिक मूवमेंट और आर्ट फॉर आर्ट से, ये सब इसीलिए आया था कि जो चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए बनी हैं उसको रियलिटी से दूर रखा जाए। जैसे आप देखते थे, अभी क्या है, अगर आप टीवी सीरियल की बात करते हैं तो रियलिटी शोज़ वगैरह आने लगे हैं, और मतलब कुछ धार्मिक सीरियल्स, कुछ हिस्टोरिकल सीरियल्स डेवलप हुए हैं, और वो सास बहू के जो झगड़े थे, पारिवारिक झगड़े, वो अब मतलब दर्शकों के इंटरेस्ट से धीरे धीरे दूर जा रहा है, क्योंकि रियलिटी भी परेशानी से भरी हुई है और आपको मनोरंजन में भी वही परोसा जाता है, तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो फिर से लिटरेचर को सुधारने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया। अगला देख लें, वहीं पर द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर लाइफ सेक, ये किसने दिया था? आपको ऑप्शन मिल गया, पीबी शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड, या ऑस्कर वाइल्ड, या टी.एस. इलियट। तो इसको याद रख लें फ्रेंड्स कि ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था। आर्ट फॉर लाइफ से कि मतलब जीवन के लिए कला बनी है तो उसको अपने तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है क्रिटिक के तौर पे कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें, मैग्नम ओपस का क्या मतलब है? अ राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स, एन आथर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, या अ नेम अज्यूम्ड बाई अ राइटर, या एन इमेजिनेटिव आइडिया? बताएंगे। देखिएगा, जो ये आपको नेम अज्यूम्ड बाय राइटर, उसको तो आप सूडोनिम बोलते हो। एन इमेजिनरी आइडिया, ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, तो पहले दूसरे में होगा। कौन सा करेक्ट करेंगे? बी वाले फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हैं, बी है किसी भी जो है रचनाकार का महत्वपूर्ण वर्क, जैसे पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन मैग्नम ओपस है, विलियम शेक्सपियर का भी महत्वपूर्ण, तो किसी भी राइटर का महत्वपूर्ण बुक क्या कहलाती है? मैग्नम ओपस। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देख लें, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज इज कॉल्ड। बताएं, जो व्यक्तिगत ज्ञान का जो रिकॉर्ड है घटनाओं का आपके मन मस्तिष्क में, उसको क्या कहलाएगा जब उसको ड्रा करेंगे आप? मेमोर कहेंगे, आयरोनी कहेंगे, कंसीट कहेंगे, या लिमेरिक कहेंगे? बताइएगा। मेमोर से रिलेटेड, बायोग्राफी से रिलेटेड, ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन 2021 के टीजीटी में भर भर के पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, मेमोर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपको स्मृति लेख आप कहते हो ना हिंदी में, स्मृति लेख, ये आपका मेमोर करेक्ट होगा। आयरोनी व्यंग होता है, कंसीट मेटाफिजिकल पोएट यूज करते थे, लिमेरिक 5 लाइन की कविता होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21, अ टाइप ऑफ रिलीजियस ड्रामा विच प्रेजेंट्स द सर क्रूसीफिक्शन ऑफ क्रिस्ट इज कॉल्ड। बताए, क्रूसीफिक्शन इसको क्या बोलेंगे आप? कौन सा हो जाएगा? क्लोजेट ड्रामा बोलेंगे, या पैशन प्ले, या एकेडमिक ड्रामा, या कैंपस फिक्शन? बताइएगा, इसको कौन सा करेंगे? एक रिलीजियस ड्रामा आपको डाल दिया है दिमाग में ना, जिसमें क्रूसीफिक्शन जो है ऑफ क्रिस्ट दिखाया जाए, उसको क्या कहेंगे? क्लोजेट ड्रामा, ड्रामा टू बी रेड होता है। एकेडमिक ड्रामा, ये किसी एकेडमी, किसी विश्वविद्यालय, किसी कैंपस के अंदर, और कैंपस ड्रामा, एकेडमिक ड्रामा एक ही होता है। तो पैशन प्ले आपका करेक्ट आंसर है, बी वाले फ्रेंड्स करेक्ट हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अ न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द लेटर्स इज नोन एज। बताइएगा, एक ऐसा मतलब जो है स्टेटमेंट जिसमें
शब्द को ही उलट पलट करके कोई नए शब्द को यूज़ कर दिया जाए, लेटर्स को ही उलट के, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लें, एनाग्राम कहेंगे या प्लागियरिज्म कहेंगे, थ्रेनोडी कहेंगे या मिनिस्ट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्लागियरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी, यानी किसी के मैटर को आप लेकर के अपना नाम दे दें। थ्रेनोडी एक सैड सॉन्ग होता है, जैसे एलिजी होती है, और मिनिस्ट्रल उसको कहते थे जो बैलेड गाते थे। तो एनाग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एक ऐसा वर्ड जो लेटर्स को ही उलट पलट कर बनाया जाए, उसी से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा? एनाग्राम। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लें। द पीरियड 1066 और 1500 मतलब 1066 से 1500 के बीच के समय को क्या कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में? मिडिल इंग्लिश एज कहेंगे या ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहेंगे, एंग्लो सैक्सन या कॉमनवेल्थ? बताइए क्या किया जाए, इसमें क्या करेक्शन आप करेंगे? बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं ना, मिडिल एज को। तो ए वाले फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड। ओके, 1066 से 1500। फिर आप ओल्ड इंग्लिश जानते हैं ना, 450 से अप टू से 450। इसके बाद फिर आपको एंग्लो सेक्शन मिलता है ना, 450 से 1066 तक। फिर आपको मिलता है 1500 के बाद फिर रेनेसा, फिर एलिजाबेथन, फिर आपको कॉमन कैरोलाइन, फिर जैकोबियन, फिर कॉमनवेल्थ, फिर रेस्टोरेशन। तो यहाँ अपना आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शैलीज ऑटोबायोग्राफिक्स ऑटोबायोग्राफीज पोयम? बताएं, एलास्टर करे या क्वीन मॉब किया जाए या एडोनॉइस किया जाए या सेंसी किया जाए? सेंसी एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट्स की, जो जिसका समय याद रखेगा। सेंसी का वर्स ड्रामा है, ये आपका 1819 में आया था शैली के द्वारा। ट्रेजेडी है 5 एक्ट है इसमें। और क्वीन माप की बात करें तो 1813 में आया था। एलास्टर का दूसरा नाम द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है, 1816 में आया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स करेक्ट जा रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, और बाकी एडोनॉइस तो जानते हैं, किड्स की मृत्यु पर शैली ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। द टर्म पैथेटिक फैलेसी किसने क्वाइन किया था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने या जॉन रस्किन ने या जॉन कीट्स ने? कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी किया था। सैमुअल जॉनसन बहुत फेमस हैं मेटाफिजिकल वर्ड के लिए, और वो मैथ्यू अर्नोल्ड को टच स्टोन मेथड की वजह से जाना जाता है। पैथेटिक फैलेसी किसका हो जाएगा? आप सभी बिल्कुल सी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। ये आपका हो जाएगा, जॉन रस्किन ने किया था। ये होता क्या है? ये पर्सनिफिकेशन से मिलता जुलता है। ये नॉन ह्यूमन को ह्यूमन बना देता है, नेचुरल चीज़ों को, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए स्विमिंग बर्ड्स, है ना, जंपिंग फ्लावर्स, डांसिंग लिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जान दे जो है डाल के दिखाया जाए, तो पैथेटिक फैलेसी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 25 जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सब रिवीजन करते रहें और अंत तक बने रहें। ऐसे ही अपना प्यार विश्वास बनाए रखें, आपसे आपके सपोर्ट से ही तो हम हैं। ओके, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको जो है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो या कोई सुझाव हो, तो ज़रूर से ज़रूर हम तक भेजें। क्लास कैसा लगा ये भी बताएं हमें, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है, और ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। प्लीज़ आप अपना साथ और विश्वास ऐसे बनाए रखें। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आपने बहुत धैर्य से सुना।